ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता है और यहाँ भारत में अचानक एक नया संकट खड़ा हो जाता है। लोग फिर से लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, लेकिन इस बार ये लाइनें गैस सिलेंडर के लिए हैं। और ये सब देखकर ना कई लोगों को 2016 वाली नोटबंदी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आज हम इसी नई चुनौती की तह तक जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और इसका असर क्या हो रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आज भारत में कतारें कितनी आम हो चुकी हैं। ये जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई हैं। एक ऐसे देश के लिए ये वाकई एक बड़ी चुनौती है जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहीं पर आज के भारत का एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे हाथ में 5G स्मार्टफोन है, सब कुछ तुरंत ऑनलाइन बुक हो जाता है, और दूसरी तरफ हमें गैस सिलेंडर जैसी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये फ़र्क साफ दिखाता है कि आधुनिकता और ज़मीनी चुनौतियां कैसे साथ साथ चल रही हैं। तो चलिए ज़रा और करीब से देखते हैं इस नई कतार की हकीकत को। देश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लोग सुबह 4 बजे से गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लग रहे हैं। गर्मी, भीड़, इससे तनाव इतना बढ़ रहा है कि कभी-कभी झगड़े और धक्का-मुक्की तक की नौबत आ जाती है। और सोचिए, जब डिलीवरी ट्रक आता है तो एक पल को राहत तो मिलती है, लेकिन फिर अफरा-तफरी मच जाती है। ये हालात देखकर ना लोगों को 2016 की नोटबंदी की याद आ रही है। बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। फर्क बस इतना है कि तब बोझ जेब में रखे पुराने नोटों का था और आज ये बोझ कंधे पे रखे खाली 14 किलो के सिलेंडर का है। लेकिन दोनों ही सूरतों में परेशानी आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये संकट आया क्यों? जब तनाव हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में है तो उसका असर भारत के किचन तक कैसे पहुंच गया? बात तो सही है। मिसाइलें तेहरान और तेल अवीव पर गिर रही हैं, तो फिर भारत के घरों के चूल्हे ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? इसका जवाब ना एक समुद्री रास्ते में छिपा है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का एक बेहद अहम रास्ता है, जहां से तेल और गैस के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। और ये नंबर जरा ध्यान से देखने वाला है। 60%। भारत की कुल गैस सप्लाई का 60% हिस्सा इसी एक रास्ते से गुजरता है। तो जाहिर सी बात है, जब वहां तनाव की वजह से जहाज़ों का आना जाना रुकेगा तो यहां हमारी सप्लाई चेन पर तो असर पड़ना ही था। नतीजा ये हुआ कि पूरी सप्लाई चेन में एक बड़ी रुकावट आ गई। देखिए, इस ग्लोबल संकट ने ना हमारी अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कमजोरियों को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इतने बड़े सप्लाई शॉक के लिए तैयार थे? अगर हम साउथ कोरिया या जापान जैसे देशों को देखें तो वो भी खाड़ी देशों से ही गैस खरीदते हैं, लेकिन उनके पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। भारत के मामले में हम रोजाना की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और इसी वजह से इस तरह के संकट का हम पर असर भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस मुश्किल की वजह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हालात या हमारे सिस्टम की कमियां ही नहीं है। एक तीसरा फैक्टर भी है जो हालात को और बिगाड़ रहा है, और वो है कालाबाजारी। ये बात सोचने वाली है। अगर सप्लाई सिर्फ कम हुई है या देर से आ रही है, तो बाजार से सिलेंडर एकदम से गायब कैसे हो गए? आप किसी भी गैस एजेंसी के बाहर जाइए तो शायद आपको एक बोर्ड लटका मिल जाएगा जिस पर लिखा होगा स्टॉक खत्म है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2000 से 2500 रुपए तक में मिल रहा है। ये जो कालाबाजारी है ना, ये असल में सिस्टम की बड़ी खामियों की तरफ इशारा कर रही है, जिन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। और इस कालाबाजारी का असर समाज के हर तबके पर अलग अलग पड़ रहा है। जिनके पास पैसा है वो तो ऊंची कीमत चुकाकर सिलेंडर ले रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब परिवार वापस लकड़ी और ओपलों पर लौट रहे हैं। लेकिन बीच में फंस गया है मध्यम वर्ग, जो ना तो ब्लैक मार्केट का खर्च उठा सकता है और ना ही बिना गैस के उसका काम चल सकता है। इस संकट की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जा रही, इसकी कीमत हमारी तरक्की और हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे असर से भी चुकानी पड़ रही है। कितनी अजीब बात है कि लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में भी कुछ लोगों को अब खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे हम आधुनिकता से वापस अपनी पुरानी मुश्किलों की तरफ धकेले जा रहे हैं। ये उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिनका मकसद लोगों को धुएं से आज़ादी दिलाना था। लेकिन आज मजबूरी में कई परिवार वापस लकड़ी और गोबर के उपलों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। इस संकट का असर धार्मिक संस्थानों तक पर पड़ा है। अयोध्या में जो मशहूर राम रसोई है, जहां रोज हजारों भक्तों को खाना खिलाया जाता था, उसे भी गैस की कमी की वजह से कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।
रसोई के बाहर लगे नोटिस से ये साफ पता चलता है कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। सप्लाई चेन में एक छोटी सी रुकावट भी ज़मीनी स्तर पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। ये हालात हमें ये भी दिखाते हैं कि विश्वगुरु बनने की बड़ी बड़ी बातों और ऊर्जा सुरक्षा जैसी ज़मीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है। जब तक हम ऊर्जा जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक हम बाहरी घटनाओं के सामने कमज़ोर बने रहेंगे। और आखिर में यही एक सवाल मन में घूमता रहता है, स्कूल हो, अस्पताल हो और अब गैस सिलेंडर। क्या भारत में जिंदगी का मतलब ही कतार में खड़े रहना बन गया है? क्या यही हमारी नियति है?